नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज वो कौन सी बड़ी अहम खबरें हैं जिनको हम डिकोड करेंगे, जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बुलेटिन का आगाज हम करते हैं छत्तीसगढ़ की 3 अहम तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर से आप देखेंगे, जहां आज आदिवासी समाज के लोगों ने राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, राजधानी की सड़कों पर ताकत दिखाई, दूसरी तस्वीर अंबिकापुर की, जहां पंडो जनजाति के लोगों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने पारंपरिक वेशभूषा हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर गरियाबंद की, जहां 7 आदिवासी बाहुल्य गांव ने शराबबंदी का ऐलान किया और इसके होने का दावा किया। तो 3 तस्वीरें हैं, 3 प्रदर्शन हैं और इन तीनों में अलग अलग किस्म की ताकत है, जिसका एहसास आज अलग अलग स्तरों पर प्रशासन ने, सरकार ने किया है। इधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। आज सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिसे कांग्रेस का भी साथ मिला। तस्वीरें सर्व आदिवासी समाज के धरने की हैं। राजधानी रायपुर में आज आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आदिवासियों के प्रदर्शन को कांग्रेस का भरपूर साथ मिला। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव शिषपाल शोरी, मंत्री कवासी लखमा इस धरने में शामिल हुए। रेल आदिवासी लोगों का है, 32% है। हम शुरू से बोला आदिवासी का जो होगा 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का होगा, फिर जिला स्तर में भी होगा, ब्लॉक स्तर में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन का बचाव करती दिखी। बीजेपी बार बार कांग्रेस से आरक्षण के रद्द होने पर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था और मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट से निरस्त हुआ है। फिलहाल आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में लंबित है। सवाल वही है कि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देती हैं या नहीं। तो साफ है कि आरक्षण की आग अब भी धधक रही है। सर्व आदिवासी समाज मुखर होकर सड़कों पर है। आरक्षण का मुद्दा, आदिवासी समाज की भूमिका अगले चुनाव में किस तरह की रह सकती है, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात यह साहब कि राज्यपाल आरक्षण संशोधन विधेयक को स्वीकृति देती हैं तो कांग्रेस की चांदी हो जाएगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में इसका जमकर प्रचार करेगी, आदिवासियों को आरक्षण देने का श्रेय लेगी। दूसरी बात, अगर राज्यपाल संशोधन विधेयक को सरकार को वापस लौटा देती हैं बिना हस्ताक्षर के, तो कांग्रेस राज्यपाल और बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोपों को और मुखरता से लगाएगी, जैसा वो अभी भी कर रही है। तीसरी बात, सर्व आदिवासी समाज अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, उसको खुद को भी अपनी एकता का एहसास हुआ। अगले चुनाव में आदिवासी समाज बेहद सक्रिय रहेगा। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सर्व आदिवासी समाज इसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने हकों को लेकर आदिवासी बाहुल्य सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए, जो कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा, मुसीबत ला सकता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर होती सियासत कहां जाकर थमेगी ये कह नहीं सकते। चलिए, राज्य में आदिवासियों को शराब बनाने और 5 लीटर शराब रखने की छूट दी जाती है, ये सबको पता है, लेकिन अब आदिवासी ही शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं। गरियाबंद के सुदूर आदिवासी अंचल के 7 गांव के लोगों ने गांव में शराबबंदी लागू कर दी है। शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाते हुए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। कोचिया गांव में कुछ दिन पहले युवा और यहां तक कि बच्चों तक ने नशा करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके बाद अब 7 गांव के ग्रामीणों ने शराब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। जागरूकता रैली के साथ साथ गांव में शराब बनाने और बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात ग्रामीण कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर इस तस्वीर को जो आपने देखा, इसको भी हम समझते हैं। गरियाबंद के 7 आदिवासी गांव में शराबबंदी का ऐलान हुआ, दावा हुआ। इस फैसले के मायने भी जरा समझ ले, इसको भी डिकोड करते। पहली बात, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि अक्सर ये कहते हैं कि आदिवासी बाहुल्य इलाकों में शराबबंदी पॉसिबल नहीं है सरकार के द्वारा। आदिवासी गांव ने शराबबंदी का फैसला करके इस अवधारणा को जरूर एक नया एंगल दिया है। हम कह सकते हैं आदिवासी समुदाय भी शराब जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़ा हो सकता है। आदिवासी समुदाय में भी जागरूकता आ रही है। सरकार को इस पहल का स्वागत करना चाहिए। IBC24 गरियाबंद के उन सभी 7 गांवों का वास्तव में अभिनंदन करता है जिन्होंने शराबबंदी का फैसला अपने स्तर पर किया, दावा किया और इसमें महिलाएं आगे दिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरगुजा संभाग के 4000 से अधिक विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के लोगों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 फरवरी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो वो ब्लॉक स्तर पर पूरे संभाग में प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। दरअसल पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ पहुंचे पंडो जनजाति के लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण बेहद परेशान, और यही वजह है कि सरगुजा संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने हजारों की तादाद में अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा होकर सरगुजा समेत बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, इन तमाम जिलों के पंडो जनजाति के लोगों को जोड़ा और ये प्रदर्शन किया, अपने हक की मांग रखी। तो पंडो जनजाति के लोगों का प्रदर्शन भी आपने देखा, सर्व आदिवासी समुदाय का धरना देखा। आखिर इन प्रदर्शनों के क्या मायने, वो भी 2022 के खत्म होते और 23 के आते हैं। डिकोड करते हैं। ये अमूमन माना जाता है कि आदिवासी समुदाय राजनीतिक तौर पर उतना जागरूक नहीं है, लेकिन ये सारी तस्वीरें और प्रदर्शन बताते हैं कि आदिवासी समाज अब राजनीतिक तौर पर अपने हकों को लड़कर लेने का एक हिमायती है, जागरूक है, सक्रिय हो रहा है। आदिवासी समाज अपने अधिकारों को लेकर गंभीर है। आदिवासी समाज को आप हल्के में नहीं लें। राजनीतिक दलों को अगर हल्के में लेते तो भारी पड़ सकता है। प्रदेश में आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका में है, अच्छी खासी तादाद में है। ऐसे में समाज को या उनकी मांगों को अगर दरकिनार किया, हाशिए पर रखा तो निश्चित तौर पर भारी पड़ सकता है। चलिए, ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो प्रदर्शनों से जुड़े थे। आरक्षण के ऊपर आर पार की लड़ाई हो रही है। बीजेपी कांग्रेस में जमकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इस पर कुछ बड़े बयान आ जाए हैं, एक सीएम की तरफ से और दूसरे पूर्व सीएम की तरफ से। देखें आप। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आत्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही है। जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं, और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक। चलिए, तो ये बयान बताते हैं कि एक तरफ इस पर राजनीति और दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया तस्वीरें, सामाजिक वर्गों का अपनी हकों को लेकर आवाज को बुलंद करना। अब आते हैं कुछ बयानों पर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी और इसके बाद कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कार्यकर्ताओं को हनुमान बता दिया। देखिए रिपोर्ट। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। भगवान राम पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। इस बार कारण बना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सलमान खुर्शीद ने खुद को भरत और राहुल गांधी को राम बता डाला। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर सियासी पारा उफान पर है और साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर। कभी भी राहुल गांधी को ये तुलना राम से करते वो नहीं हो सकते और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती। राहुल गांधी जीसस हो सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं, भगवान श्री राम कभी भी नहीं। भगवान श्री राम के लेस मात्र का भी उनके अंदर कोई गुण नहीं है। उस दारूबाज राहुल गांधी, शराब पीने वाला राहुल गांधी, जिसको न कोई चौपाई आती है न कोई श्लोक आता है राहुल गांधी को, ऐसा राहुल गांधी उसकी तुलना श्री राम से कर रहे हैं।
राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करके सलमान खुर्शीद चौतरफा घिर गए हैं। नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। तो चौतरफा घिरने जैसी स्थिति बन गई। सलमान खुर्शीद को, राहुल गांधी को भगवान राम कहते ही इसके मायने निकाले जाने लगे। लेकिन असल में इन सब के पीछे है क्या, जरा डिकोड करते हैं। खुर्शीद के बयान पर बीजेपी कहती है कि यह तो चाटुकारिता की हद है साहब, पराकाष्ठा है। और लगता है कि भारतीय जनता पार्टियां पूरी तरह से गलत भी नहीं है। सियासत में अपने नेता को लार्जर देन लाइफ या सबसे बड़ा बताने की, महान बताने की पहले भी कोशिशें कई बार हुई हैं। खुर्शीद का बयान इसी बात का सबूत है। वैसे चाटुकारिता के और भी कई उदाहरण हैं। इस तरह के प्रतिमान पहले भी दिए हैं और हर दल में दिए। आने वाले वक्त में भी इस तरह के बयान शायद आएंगे। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, ये भी अपने आप में इतिहास में दर्ज है। एक बीजेपी नेता प्रधानमंत्री मोदी को भारत देश का बाप तक कह चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि नेता अपने लीडर की प्रशंसा करते करते सीमाओं को लांघ जाते हैं, मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। ऐसे बयानों को ज्यादा गंभीरता से पूरा समाज लेता नहीं। ऐसे बयान मीडिया की सुर्खियां जरूर बनते हैं, कई बार डिबेट का बायस बनते हैं और फिर इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ऐसे बयानों से जनता को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब कुल मिलाकर इस तरह के बयान रुकेंगे, ये उम्मीद करना भी थोड़ा सा बेमानी है, क्योंकि आज का दौर सुर्खियां बनाने का नेताओं के लिए हाथ से लगता है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कृषि मंत्री अविन चौबे ने धान खरीदी और शीतकालीन सत्र को लेकर 2 अहम बयान दिए। सुनिए आप। आज की तारीख में लगभग 72 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिया जा चुका है। लगभग 26 लाख किसान हैं, उसमें 18 लाख से अधिक किसानों का धान सुचारू रूप से खरीदी किया जा चुका है। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पिछले सत्र के कंटिन्यूएशन में ही ये सत्र होगा। हमेशा शीतकालीन सत्र में अनुपूरक पेश किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक जो 2 दिन का हमारा सत्र हुआ था उसमें हम लोगों ने अनुपूरक पास कर लिया है। ग्वालियर के डबरा में बन रहे अस्पताल का जायजा लेने पहुंची पूर्व मंत्री इमरती देवी ठेकेदार पर भड़क गईं। उन्होंने ठेकेदार को जमकर फटकारा। किस बात पर, देखिए आप। कौन सा ठेकेदार है? ये भगत जाएगी तो सब मरेंगे कि जिएंगे? पूरी ओके, पूरी ये इतनी बिल्डिंग बनी है जो पूरी खाकई से भैंसी से बनी है। शुरू से ही है, शुरू से बन रही है। कौन को पैसा दे रहा, कौन को नहीं दे रहा, कहाँ जा रहा है पैसा, पूरों को पूरा भ्रष्टाचारी है। आज मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में रही। वो डबरा में बन रहे 100 बिस्तरों के अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार पर विफल गयी। इमरती देवी ने कहा कि उन्होंने खुद भी बेलदारी की है, इसलिए ठेकेदार उन्हें न बताए कि निर्माण कैसे होता है। इमरती देवी ने आगे कहा कि खराब क्वालिटी के सामान से बिल्डिंग बनाई गई, रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया है। कौन सा ठेकेदार है? ये भगत जाएगी तो सब मरेंगे कि जिएंगे? ये इतनी बिल्डिंग बनी है जो पूरी खाकई से भैंसी से बनी है। शुरू से ही है, शुरू से बन रही है। कौन को पैसा दे रहा, कौन को नहीं दे रहा, कहाँ जा रहा है, पूरों को पूरा भ्रष्टाचारी है। इमरती देवी ने मौके से सर्किल एसडीएम को फोन लगाया और ठेकेदार की शिकायत की। तो खबर और तस्वीर आपने देख ली। पूर्व मंत्री इमरती देवी का अंदाज सबसे अलग है। उनका ये देसी ठेठ अंदाज कई बार उनको विवादों में भी लाता है। ठेकेदार पर भड़कने का जो अंदाज है वो भी आपने देखा, लेकिन लोगों को सही लगा जो कुछ भी वो कर रहे हैं। खबर दरअसल किस तरफ आपको ले जाती है, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात, सरकारी निर्माण कार्य में कमीशनखोरी हम तो सब महसूस करते हैं और ये खेल बदस्तूर जारी रहता है। हम शिकायतें करते हैं, लेकिन नेता कभी कभी खुलकर बोल देते हैं। ठेकेदार इंजीनियर से लेकर दूसरे अफसरों तक को कमीशन देता है। जाहिर सी बात है कि कमीशन देगा तो मैनेज भी करेगा और इसका असर निर्माण कार्य गुणवत्ता पर पड़ना तय है। दूसरी बात, संबंधित इंजीनियर ने निर्माण कार्य में होने वाली धांधली को देखा नहीं। कैसे नहीं देखा? क्या संबंधित इंजीनियर ने एक बार फिर साइट विजिट नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। सवालों में ठेकेदार है, संबंधित विभाग है और इंजीनियर है जिनका काम है इंस्पेक्शन का। गुणवत्ता विहीन सामग्री का इस्तेमाल होने देने वाले इस पूरे तंत्र पर सवाल है और ऐसे में पूर्व मंत्री इमरती देवी का ठेकेदार पर भड़कना बिल्कुल ठीक लोगों को लगा। हमारे आपके टैक्स के पैसों की बर्बादी ना हो,
क्योंकि सारे निर्माण कार्य इसी से होते हैं। इमरती देवी की सक्रियता और ऐसे तमाम नेताओं की सक्रियता इस मायने में वाकई सराहनीय है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंचल के सबसे बड़े 1000 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अस्पताल के नाम को लेकर विवाद ऐसा कि अब तक शुरू नहीं हो पा रहा। कांग्रेस, बीजेपी, सिंधिया गुट सबके अपने अपने विकल्प है। ये ग्वालियर का सबसे बड़ा अस्पताल है। 1000 बेड वाला ये सर्व सुविधायुक्त अस्पताल बनकर पूरी तरह तैयार है और इस अस्पताल के नाम को लेकर घमासान मचा है। अस्पताल के नाम को लेकर बीजेपी में 2 अलग अलग गुटों में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, तो वहीं तीसरा पक्ष कांग्रेस का भी है। सिंधिया समर्थक चाहते हैं कि अस्पताल का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा जाए, तो वहीं बीजेपी का दूसरा गुट चाहता है कि अस्पताल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाए। अस्पताल का नाम श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम से हो तो हर आदमी को अच्छा लगेगा, जनता को अच्छा लगेगा। वहीं कांग्रेस इन दोनों नामों से सहमत नहीं। कांग्रेस चाहती है कि इस अस्पताल का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हो। हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब ने सपना देखा था दीन दुखी शोषित पीड़ित वंचित उपेक्षित समाज की सेवा हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से इसका नामकरण किया जाए। कुल मिलाकर गेंद अब सरकार के पाले में। देखना है कि सरकार किस नाम पर अंतिम मोहर लगाती है। तो खबर आपने देखी, अस्पताल के नाम पर घमासान मचा है। आखिर क्यों इतना नाम को लेकर घमासान है, डिकोड करते हैं। अंग्रेजी के महान लेखक विलियम शेक्सपियर की वो बात आपको याद होगी कि नाम में क्या रखा है। राजनीति के लिहाज से आप देखें तो नाम में सब कुछ रखा है। सारी जंग नाम यानी कि शोहरत के लिए हो रही है। संस्थानों के नाम अपनी पार्टी के महान लोगों के नेताओं के नाम पर रखने की होड़ बहुत पुरानी है। कांग्रेस के शासनकाल में गांधी परिवार के नाम पर कई संस्थानों के नाम हैं और ढेर सारी योजनाएं भी उन्हीं के नाम पर हैं, जिसका बीजेपी ने जमकर वक्त वक्त पर विरोध किया। ग्वालियर के अस्पताल के नाम को देखें तो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा गुट सिंधिया समर्थकों का अब बन चुका है, जो शिद्दत से चाहता है कि अस्पताल का नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर ही हो, क्योंकि इसका प्रयास वहीं से हुआ। वहीं बीजेपी का एक गुट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम की पैरवी कर रहा है ताकि पुरानी धारा बीजेपी की आगे बढ़े। शिवराज सिंह चौहान के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वे अस्पताल का नाम किस नेता के नाम पर रखते हैं। बहरहाल नाम का फैसला जल्दी ही करना होगा, ऐसा लगता है विरोध को देखते हुए। नाम चाहे जो हो, अस्पताल खुल जाए, लोगों को इलाज मिले, सुविधा मिले, जिसकी ज्यादा दरकार। अब बात एक और जिस चीज की दरकार है उसकी करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले सबके लिए चिंता की बात है। देश में विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अलर्ट पर हैं। आज पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की मॉक ड्रिल का असर दिखा। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। भोपाल के अमीदी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने ऑक्सीजन प्लांट, मशीनों, कोरोना वार्ड और दूसरी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, केवल ऑक्सीजन का ही नहीं, पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। आईसीयू बिस्तर, पीकू, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, पूरा सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने की पूरी हमारी मॉक ड्रिल चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, सभी हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी मॉक ड्रिल कर कोरोना को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इधर कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज भोपाल एम्स में फीवर क्लिनिक शुरू कर दिए गए। सर्दी बुखार के लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला गया, जिसके तहत सर्दी बुखार के मरीजों को प्राथमिक जांच के लिए फीवर क्लिनिक भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आज पूरे देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है। तो वैसे तो सारे देश में मॉक ड्रिल हुई, अच्छी बात है। अपनी तैयारियों की समीक्षा करनी चाहिए, परखना चाहिए। लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि चीन, लैटिन अमेरिका समेत जापान में किस तरह के हालात हैं और इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका है आप अपने इंतजामों को टटोलें। आप, हमारा इतना फर्ज है कि इस मामले को हल्के में ना लें। कोविड प्रोटोकॉल पता है, उसका जितनी जल्दी और जितना ज्यादा पालन करेंगे, खुद को, परिवार को और सबको सुरक्षित रखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अगर वैक्सीनेशन की डोज इनकम्प्लीट हैं तो जरूर अपने आसपास सेंटर पता करके जाएं और इसे लगवाएं। ये हमारा प्रिकॉशन होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपसे यही मुलाकात होगी। अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।